प्यारे बच्चों, आपका 12th क्लास फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम जो है नए वीडियो के साथ इससे पहले चर्चा किए थे। चैप्टर था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम लोग पढ़े थे, उसमें बताया जाता है कि दो आवेशों के मध्य जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है, उसी के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम में हम लोग पढ़े थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। आज उसी के आगे हमको चर्चा करना है। तो जैसे हम पढ़े हैं कि दो आवेशों के बीच अगर बल लगता है तो उसको कूलाम नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। अगर दो से अधिक आवेश हैं, अगर कोई ऐसा निकाय है जिसमें बहुल आवेश हो, बहुल आवेश का अर्थ यही हुआ कि दो से अगर अधिक आवेश हैं तो उनके बीच जो बल लगेगा, उस बल को परिभाषित करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया जाता है कि अगर बहुल आवेशों वाला निकाय हो, सपोज दैट इसमें ऐसा निकाय है जिसमें n आवेश है। n आवेश का मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसो ऑन Qn आवेश। कोई ऐसा निकाय है जिसमें n आवेश है। n आवेश का अर्थ यही हुआ कि मान लीजिए कि आवेश Q1 Q2 Q3 ऐसो ऑन Qn आवेश है। तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल, किसी एक आवेश पर, जो भी आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल जो होगा, इसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग आवेशों द्वारा इसी आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के मान के बराबर होता है। सपोज दैट हम मान लिए कि Q1 पर Q2 द्वारा और Q3 द्वारा और Q4 द्वारा ऐसो ऑन Qn द्वारा जो परिणामी बल लग रहा है, उस परिणामी बल को हम F1 मानते हैं। तो F1 का मान जो होगा वो Q2 भी जो है Q1 पर बल लगाएगा, तो Q2 जो Q1 पर बल लगाएगा उसको लिखेंगे F12। Q3 जो है इसी प्रकार Q1 पर जो बल लगाएगा उसको लिखेंगे F13। इसी प्रकार Q4 जो है Q1 पर जो बल लगाएगा उसको लिखेंगे F14। इसी तरह Qn जो है Q1 पर जो बल लगाएगा उसको लिखेंगे ऐसो ऑन F1n। तो इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया जाता है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा, बहुल आवेशों का निकाय है तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी बल जो होगा, उसी आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के मान के बराबर होगा। जैसे अभी आपको उदाहरण बताए कि ऐसा निकाय है जिस मान लिए कि इसमें n आवेश हैं, कोई ऐसा निकाय है जिसमें n आवेश हैं, हम मान लिए कि Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसो ऑन Qn आवेश हैं। तो Qn आवेश का यही अर्थ हुआ कि Q1 पर Q2 द्वारा जो बल लगाया जाएगा, Q3 द्वारा बल लगाया जाएगा, Q4 द्वारा जो बल, Q5 द्वारा जो बल लगाया जाएगा, Qn द्वारा जो बल लगाया जाएगा, इसी प्रकार इन सभी का जो परिणामी बल होगा उसको हम F1। अगर आप Q2 पर बल लगाएंगे तो Q2 जो है अगर हम Q2 आवेश लेंगे तो Q1 पर जो बल Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q3 जो है Q2 पर बल लगाएगा, Q4 जो है Q2 पर बल लगाएगा। तो इन सभी द्वारा Qn जो है Q2 पर बल लगाएगा, इन सभी का परिणामी बल हम F2 लिखेंगे। हम परिणामी बल F2 लिखेंगे। फिर तो F2 का मान जो होगा, Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा, Q3 पर भी जो है Q2 पर बल लगाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F21 प्लस F23
एज सो ऑन F2n। ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर हम मानते हैं कि Q2 पर ये अन्य सभी आवेश अलग अलग बल लगा। इसी प्रकार अगर Q3 की बात करेंगे तो ये F3 हो जाएगा, यहाँ से F31, F33 या F32 ऐसे ऑन F3n। तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश पढ़े थे, फिर कूलाम का नियम पढ़े थे, फिर आपको बताया गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर क्या है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देते हैं तो बताते कोई आवेश हो, हम पढ़ें कि आवेश को लिखते हैं क्यों से, कोई आवेश है तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय। समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कई आवेश हों, कई आवेश को हम कहते हैं समुदाय। कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाया जाए, दूसरा आवेश, तो उसमें या तो आकर्षण का अनुभव होगा, आकर्षण का अनुभव, या तो प्रतिकर्षण का। दो ही प्रकार के आपको पता है कि वैद्युत बल होते, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाया जाए, तो या तो उसमें आकर्षण का अनुभव हो या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं जहाँ पे पास पास होती हैं वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ पे ये बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो है कमज़ोर होता है। वैद्युत क्षेत्र जो है कमज़ोर होता, दुर्बल होता है। जहाँ पे ये बल रेखाएं सघन अवस्था में होंगी, नज़दीक नज़दीक होंगी, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जहाँ पे ये दूर होंगी वहाँ पे जो है जहाँ पे बल रेखाएं दूर होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कमज़ोर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र जो होगा वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आवेश धनावेश है तो ये जो बल रेखा की दिशा होगी ये आवेश से शुरू होगी और अनंत पर समाप्त होगी। अगर आवेश ऋण आवेश है तो अनंत से शुरू होगी और इसकी दिशा आवेश पर समाप्त हो जाएगी। विद्युत बल रेखा की दिशा जो होती है, अगर आवेश आपका धनावेश है तो धनावेश का अर्थ ये हुआ कि ये आवेश से शुरू होगी और ये अनंत पर समाप्त होगी। और अगर आवेश ऋणावेश है तो आवेश ये जो रेखा होगी, बल रेखा होगी, वो अनंत से शुरू होगी और आवेश पर समाप्त होगी। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए जैसे दोनों आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, तो धनावेश से जो है बल रेखाएं निकलती हैं, धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पे आके समाप्त होती हैं। ये बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर आके समाप्त होंगी, और ये बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और बताया गया कि वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर सघन अवस्था में होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र मजबूत होता, प्रबल होता है, और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास दूर दूर होती, विरल अवस्था में होती हैं, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो है कमज़ोर होता है। तो आगे इसी प्रकार आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से लिखते हैं और इसकी डिफिनीशन होती है E=F/Q0। Q0 के एक नया नाम है जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, जैसे अभी तक आपने आवेश का नाम सुना था उसी प्रकार एक प्रकार का परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण एक आवेश जो है वो परिमाण में अति सूक्ष्म होता है।
परिमाण में अति सूक्ष्म, ऐसा आवेश जो परिमाण में अति सूक्ष्म हो, और ये एक प्रकार का काल्पनिक आवेश है, काल्पनिक जिसको हम लोग कल्पना करते हैं, एक प्रकार का काल्पनिक आवेश है जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। यह स्वयं में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। परीक्षण आवेश की और एक विशेषता होती है कि यह जो है स्वयं जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो ऐसे आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश को भी हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? E बराबर F/Q। हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है, आवेश पर लगने वाले बल, वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप कहते हैं, और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और बीमी सूत्र इसी से आप निकाल सकते हैं MLT-2 और AT, यहीं से आप लिख सकते हैं MLT-3A-1, और इसका मात्रक जो होता है, एक दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा मात्रक है वो है वोल्ट प्रति मीटर। आगे हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपने परीक्षण आवेश का नाम सुना कि परीक्षण आवेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक प्रकार का काल्पनिक आवेश है जो परिमाण में अति सूक्ष्म होता है। तो नई एक हेडिंग है जिसको हम कहते हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। इसमें बताया जाता है कि कोई आवेश है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर स्थित है, और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु मान लिए, कोई दूसरा बिंदु B मान लिए, तो अगर ये धनावेश होगा तो इस बिंदु B पर तीव्रता की दिशा जो है अनंत की ओर होगी। अगर ये आवेश ऋणावेश होगा, अगर आवेश ये मान लीजिए ऋण आवेश है, तो तीव्रता की दिशा जो होगी वो आवेश की ओर होगी। तीव्रता की दिशा जो है वो आवेश की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो फिर से हम मानते हैं कि कोई आवेश जो है वो बिंदु A, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर स्थित है, और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु B है, और इसी बिंदु B पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु B जो है, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। अगर आवेश धनावेश होगा तो इसकी दिशा अनंत की ओर होगी, और अगर आवेश ऋणावेश होगा तो इसकी दिशा जो है आवेश की ओर होगी। तो हम मानते हैं कोई परीक्षण आवेश Q0 ये बिंदु B पर स्थित है। अपने आप से माना जाएगा कि कोई कल्पित आवेश जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, ये Q0 जो है ये बिंदु B पर स्थित है। तो इन आवेशों के बीच एक बल लगेगा। इस बल को कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया। अगर समान चिन्ह वाले हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, अगर विपरीत चिन्ह वाले हैं तो आकर्षण लगेगा। तो इनके बीच जो बल लगेगा उसको हम कूलाम की परिभाषा से लिखेंगे। अब मानते हैं कि आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो कूलाम के नियम से हम फार्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपान r²। या कूलाम के नियम से लिखेंगे, जबकि तीव्रता का फार्मूला पढ़े हैं E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0 से F की वैल्यू लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपान r² और डिवाइड बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसिल कर दिए, एक फार्मूला आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू K Q अपान r²।
जो समीकरण 2 आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक।